हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, मतलब अपनी जो भी नीड्स हैं, जो भी उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। दीज आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी और मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये बेसिकली जो एक्टिविटीज होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? अर्निंग मनी, मतलब हमें कुछ काम करके पैसे कमाने हैं, और समटाइम्स मेंटल सेटिस्फेक्शन। कई बार हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम लोगों को सर्व करते हैं। सर्व करने से हमें क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब हम लोग सेवा कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, मार्केट में कुछ भी कर रहे हैं जिससे हमें क्या गेन हो रही है? मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो ये बेसिकली दो चीजों से रिलेटेड होती है, अर्निंग मनी और मेंटल सेटिस्फेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? दैट आर रिलेटेड टू मनी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? रिलेटेड टू मेंटल सेटिस्फेक्शन, रिलेटेड टू मेंटल सेटिस्फेक्शन। सो द टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। वो एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग मनी, मतलब हमने कुछ भी काम करना है, कोई भी सर्विस करनी है, इन रिटर्न हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमने पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है। एग्जाम्पल में जैसे कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स को परचेज किया होलसेल प्राइस पे, हमने उसको आगे जाके बेच दिया किसी भी पर्सन को रिटेल प्राइस पे, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो मनी हमें बचती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो वो किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। या फिर हम बात करते हैं टीचिंग की। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रही है, इन रिटर्न आप उसको क्या दे रहे हो? फीस दे रहे हो। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहा है, और जिससे कि टीचर क्या कर रही है? अर्निंग मनी कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। तो ये तीन तरह से होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या होता है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो एक्टिविटीज जिसमें क्या किया जाता है? प्रोडक्शन की जाती है, और उन प्रोडक्ट गुड्स की क्या कर जाती है? आगे सेल की जाती है, जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? हम सर्व करते हैं पीपल को अपनी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ, कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स के साथ। जैसे कि अगर एक टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो उसने उसके लिए डिग्री ली होती है, तो वो उसकी एक प्रोफेशनल नॉलेज है जिसकी बेसिस पे वो अपना प्रोफेशन रन कर रही है। ऐसी सेम एक डॉक्टर भी है जो अपनी क्या करता है? डिग्री के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है। आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है अंडर विच वी वर्क फॉर अदर, जिसमें हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं, इन रिटर्न वो हमें क्या देते हैं? कुछ अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन देते हैं। सो बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किस पे की जाती है? रेगुलर बेसिस पे, मतलब जिसको हमने डेली करना है, ना कि एक दिन कर लिया उसके बाद खत्म। दिस इज नॉट बिजनेस। बिजनेस किस पे होता है? रेगुलर बेसिस पे होता है, टू अर्न प्रॉफिट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक मोटिव रखते हैं कि हमने पैसा कमाना है, हमने कुछ अच्छा अमाउंट जो है प्रॉफिट का लेना है। बाय प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम उस पैसे को कमाएंगे कैसे? प्रोडक्शन करके या फिर सेल करके गुड्स एंड सर्विसेज की। मार्केट के अंदर हम लोग अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो इन रिटर्न हम उनसे मनी लेते हैं। ऐसी अब इसमें एग्जांपल है इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड क्लॉथ शोरूम। इंश्योरेंस में क्या होता है? हम लोग उनको, जैसे मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैं क्या करूंगी? कुछ अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को पे आउट करूंगी। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है, कोई भी मुझे डिसीज हो जाती है, तो वो मुझे क्या करेंगे? मेरी जितनी भी प्रीमियम में मुझे मिलेगा, मुझे वो अमाउंट वापस करेंगे। तो मैंने उनको क्या दिया? मनी दी, इन रिटर्न उन्होंने मुझे एश्योरिटी सर्विसेज दी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉथ शोरूम्स की। क्लॉथ शोरूम्स में क्या आ जाता है? जैसे मैं दुकान पे कपड़े लेने गई हूँ किसी से भी, तो मैंने उससे कपड़े लिए, तो मैंने सर्विस ली उससे, और इन रिटर्न मैंने उसको कुछ पैसे दिए, जितना भी मेरा बिल बना था। तो वो सब किस में आता है? बिजनेस में। मेन चीज का ध्यान रखना है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस पे की जाती है, और उसका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट को कमाना। अब इसमें आपके पास बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी चीज पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड चीजें होंगी, वो सब किस में आएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो बिजनेस किस बेसिस पे काम करता है? अर्निंग प्रॉफिट पे। तो जब वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, तो इट मींस उसका क्या हो? वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए कंडक्ट की जाती है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें सेकंड फीचर आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने पैसा कमाना है, पैसा हम कैसे कमाएंगे? जब तक हम उसको कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमें कोई पैसा क्यों देगा? तो इसलिए सेकंड फीचर आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं? पैसा तो कमाते हैं,
बट हम इन रिटर्न उनको क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। अब यहाँ पे जो भी डील की जाएगी, ये नहीं है कि हमने आज डील कर ली उसके बाद हमने बंद कर दी। बिजनेस क्या है, रेगुलर बेसिस पे काम करता है, उसमें डेली कुछ ना कुछ लेन देन चलता रहता है, तो वो इसीलिए बोलते हैं रेगुलरिटी है, मतलब कि डेली रूटीन में काम होता है डीलिंग्स में, मतलब सेल एंड परचेज क्या है, डेली बेसिस पे होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्निंग प्रॉफिट मतलब पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ उसमें से हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हमने अच्छी अमाउंट में क्या लेना है, प्रॉफिट को अर्न करना है रीजनेबल अमाउंट में। उसके बाद वो बात करता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब हम कोई चीज को शुरू कर रहे हैं, बाय एन चांस में कोई बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो उसमें हमेशा हमें ख्याल आता है कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, हमें उसमें पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। तो ये सब किस में आ जाते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क में, कि बिजनेस को शुरू करने से पहले या बिजनेस को शुरू करते टाइम भी हमारे पास रिस्क होता ही है, क्योंकि बिजनेस जो है इज अ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो उसमें जितना रिस्क होगा, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, दिस इज अ कोट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का सबसे मेन मोटिव ये रहता है कि उन्हीं सर्विसेज को वो प्रोवाइड करे जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, जिससे हमारा जो भी कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो सके, ताकि वो इन फ्यूचर हमारे साथ लॉन्ग टर्म में डीलिंग्स रखे। सो अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या एक पर्सन करता है जिसके पास एक प्रॉपर किसी भी फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होती है और स्किल्स होती हैं, विच इज यूज टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो अपनी नॉलेज को यूज करके, अपने स्किल्स को यूज करके क्या कर रहा है, सोसाइटी को सर्व कर रहा है, जिसके बदले में वो क्या ले रहा है, कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस पे एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर। अब लॉयर आपसे कुछ अमाउंट जो है अपनी जो उसकी फीस होती है वो उसको चार्ज करता है, इन रिटर्न उसको आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही टीचर्स का भी यही काम होता है और ऐसे ही डॉक्टर्स का भी यही काम होता है। अब इसमें बात आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक्स होते क्या, फीचर्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि प्रोफेशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई काम को कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉपर स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, हमें उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो बात करता है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब मुझे एक प्रोफेशनल बनना है, अगर मुझे किसी भी लाइन में, अब मुझे मान लो टीचिंग में प्रोफेशनल जाना है, मतलब प्रोफेशनल वे में काम करना है, तो उसके लिए मेरे पास पीएचडी होना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम प्रोफेशनल डिग्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात करता है कि अब मुझे किसी भी प्रोफेशनल लाइन में जाना है, किसी भी प्रोफेशन फील्ड को कैरी आउट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, मुझे उसके मेथड सारे पता होने चाहिए, प्रॉपर जितने भी फॉर्मलाइज टेक्निक्स हैं वो सब मुझे पता होने चाहिए, और मुझे उसके अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब ये रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते क्या, जैसे हम लोग कॉलेज में डिग्री लेते हैं, अब कॉलेज में डिग्री लेने के बाद ये कंपल्शन हो जाती है कि वहां पे कॉलेज की स्टैंप लगनी जरूरी है, तभी हमारी डिग्री को वैलिड माना जाता है। ऐसे एक प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करने के लिए अगर किसी पर्सन को प्रोफेशनल बनना है, तो उसको क्या करना होगा, अपने आप को प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अंडर अप्रूव करवाना होगा। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, ऐसी चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए अलग से इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स के लिए अलग से है। तो मतलब सबके लिए अपना अपना एक एसोसिएशन बनाया जाता है, एक अथॉरिटी बनाई जाती है, जिसके अंडर उनको क्या बनाया जाता है, प्रोफेशनल बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। अब बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट होते क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड पॉलिसीज। जो भी हमने रूल्स को फॉलो करना है, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं उसको हमें फॉलो अप करना है। अब जैसे एज अ टीचर अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाऊं। ऐसे डॉक्टर अगर है तो उसका ये मोटिव बनता है कि वो अपने पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट करे, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद वो बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर अर्निंग मनी। हमने क्या करना है, पैसा कमाने का ही नहीं सोचना, जस्ट हमें ये भी सोचना है कि अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को हमको अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वो सर्विस अच्छे से दी जाए, उसको सेटिस्फाई किया जाए प्रॉपरली, उसके अंदर उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी की जाए। उसके बाद हमारा मोटिव आता है कि हमने उससे पैसे चार्ज करने हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग जस्ट पैसे ली जा रहे हैं और हम काम नहीं करके दे रहे, तो वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आएगा। सो द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर।
एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन लिeu। अब हम किसी को भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो फ्री में तो देखो कोई भी नहीं करता, तो उसमें वो क्या मिलेगी, उसको इन रिटर्न रेम्युनरेशन दी जाएगी। मतलब अगर कोई भी एक जैसे सर्वेंट ही है, अगर हमारी कोई भी वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे घर पे, जैसे मान लो हमने मेड रखी हुई है तो वो हमें खाना बना के दे रही है या हमारे लिए सारे काम कर रही है घर के, तो वो उसको हम इन रिटर्न क्या देते हैं, कुछ सैलरी देते हैं, कुछ वेजेस देते हैं। तो वो सब क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। इसमें एग्जांपल है जैसे कि लेबरर्स। अब लेबरर्स जो है वो काम करती है, सारा जो भी उनका वर्क होता है वो करती है और इन रिटर्न उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही क्लर्क्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है सर्विसेज टू अदर्स। अब इसमें क्या किया जाता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो भी इम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सर्विसेज टू अदर्स, दूसरे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद वो बात करता है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज का मतलब होता है कि जो एक एम्प्लॉय है ना, वो अपना काम खुद करेगा, वो अपना काम किसी को आगे रन ऑफ नहीं कर सकता, उसने अपना काम खुद करना है। उसकी जो है वो पर्सनल बेसिस पे काम है उसका, मतलब कि सेल्फ वर्क है उसके अंदर, उसको वो काम खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एग्रीमेंट की। अब जो एक एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें कि जो जो भी एक एम्प्लॉय को काम करने हैं वो सारे उसमें मेंशन होते हैं, और इन रिटर्न उसको कितनी सैलरी मिलेगी या कितनी रेम्युनरेशन मिलेगी वो भी उसमें लिखी होती है। उसके बाद उसको साइन करके अप्रूव किया जाता है। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसमें एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन होती हैं। उसके बाद वो बात करता है सर्वेंट की। जो एक एम्प्लॉय है ना, वो एज अ सर्वेंट ही काम करता है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, उसके आगे मैनेजर्स भी हैं या आगे जो भी आगे पोस्ट होती हैं, तो उसमें क्या कर रहा है, वो एज अ सर्वेंट ही काम करता है एक। उसके बाद नो नीड ऑफ कैपिटल। अब एक एम्प्लॉयमेंट को रन कर रहा है, उसको पता है कि उसने किसी के अंडर काम करना है, उसको जो भी काम दिया जाएगा उसने वो करना है, उसको अपनी कोई भी कैपिटल वहां पे लॉन्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो नो नीड ऑफ कैपिटल, जस्ट उसको क्या करना है, दूसरों के अंडर काम करना है। उसके बाद वो बात करता है नो रिस्क। अब हम जब कोई कैपिटल ही नहीं लगा रहे, हमारा कोई पैसा लग ही नहीं रहा, तो रिस्क भी किस चीज का होगा, जॉब सिक्योरिटी है, हमें काम मिला हुआ है, हमने काम करना है, जब तक हम काम करते रहेंगे हमें हमारी सैलरी मिलती रहेगी। तो इसमें अगर कैपिटल भी नहीं लगा रहे तो हमारे पास कोई रिस्क भी नहीं होगा। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का नेचर कैसा होगा, मतलब एम्प्लॉयर कौन हो सकता है। एम्प्लॉयर या तो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।